ओके। तो हमने देखा वो थोड़ा स्पेस के कारण वीडियो पॉज हो गई। अब नई वीडियो बनाने वाला हूँ। पुरानी वाली वीडियो आधे घंटे की बनी है, तो वो वीडियो के साथ ही इसको हम वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि डिस्कस कर रहे थे कि क्लासिकल पर्सनालिटी स्कूल्स को देने वाले रुथ बेनेडिक्ट आ गए, मार्गरेट मीड आ गए, है ना। फिर उसके बाद राल्फ लिंटन आ गए, कोरा डू बूस आ गए, है ना, अब्राहम कार्डिंगर आ गए। ठीक है, तो कल्चर मटेरियलिज्म आया। फिर उसके बाद मार्विन हैरिस आ गए, उसमें कल्चर मटेरियलिज्म की बात की उन्होंने। फिर उसके बाद सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज को देने के लिए हमने देखा कि क्लिफोर्ड गीट्स थे, उसके बाद विक्टर टर्नर थे, उसके बाद सेकनाइडर थे, डेविड सेकनाइडर थे। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरीज की बात की हमने, तो उसमें स्टीफन ए टाइलर थे, हरोल्ड कॉकलिन थे। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, तो हमने कितने सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, 20-25 एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम मैंने आपको बता दिए जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज दी थी। तो इनके नाम को आपके नोट रहना है, इन्होंने क्या क्या काम किया वो आपने देखना है, वो स्टडी करना है, तभी आपको इनको आप अच्छे वे से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर्स। गाइस हम डिस्कस, तो हम है ना, तो बिल्कुल इन्होंने अलग अलग हम बात करते हैं, तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की बात हम करेंगे। तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में बड़े सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया, वर्क किया। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस किया। तो क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात अगर हम करते हैं, है ना, तो हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, तो हम देखते हैं कि जो है क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म है, जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म है उसमें ईबी टाइलर ने काम किया, है ना, जेम्स फ्रेजर ने काम किया। ठीक है, और काम किया मॉर्गन ने। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी, इन्होंने बताया कि जो हमारी जो कल्चर है वो क्या करता है, वो डिफरेंट स्टेजेस से पास करता है, अलग अलग स्टेजेस से वो पास करता है। तो जैसे सबसे पहले स्टेज आती है सैवेजरी स्टेज आती है, बार्बरिज्म स्टेज आती है, फिर सिविलाइजेशन स्टेज आती है। पहले हमारे एंसेस्टर्स थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, फूड की गैदरिंग करते थे। फिर क्या हुआ, ये ये स्टेज कौन सी है, ये स्टेज है सैवेजरी। उसके बाद फिर बार्बरिज्म आ गई। बार्बरिज्म में क्या किया, वो थोड़ा एडवांस हो गए एंसेस्टर्स, वो एग्रीकल्चर करने लगे, डोमेस्टिकेशन करने लगे, एनिमल्स को पालना लगे। तो इसको हम बार्बरिज्म कहते हैं। उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, सिविलाइजेशन और हो गई, कल्चर एडवांस हो गया, और तो उसको हम बोलते हैं, कौन से स्टेज का नाम दे दिया, सिविलाइजेशन का नाम दे दिया। तो 3 स्टेजेस होते हैं। तो ये किसने कहा था, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म ने कहा था। तो हम बात करते हैं क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में, तो जितनी भी सोसाइटी है हम देखते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं प्रीवियस सोसाइटीज का मॉडर्न सोसाइटीज के साथ, तो हम क्या देखते हैं कि सोसाइटी, आज की सोसाइटी क्या हुई है, ये इवॉल्व होके आई है। जो पुरानी सोसाइटी से ये इवॉल्व होके आई है, तो इसने डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो किए हैं। आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसने स्टेप्स फॉलो किए हैं, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो किए हैं, सीक्वेंस फॉलो किया है। तो जितनी भी सोसाइटीज वर्ल्ड की हैं, वो एक कॉमन, एक जैसे सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करके वो आज की प्रेजेंट स्टेट में आई है। तो हम बैकवर्ड चलें, हम देखें कि आज से 1000 साल पहले कैसी सोसाइटी थी, तो उससे 10,000 साल पहले कैसी थी, है ना, 1 लाख साल पहले कैसी थी। तो ये डिफरेंट सोसाइटीज का अगर हम कंपैरिजन करें, तो हम देखते हैं कि हम तो मॉर्गन्स ने भी बताया कि वाइस सोसाइटी जाएगी तो अलग अलग स्टेजेस से पास होके जाएगी। तो है ना, तो हम बात करते हैं, तो ईबी टाइलर जो था, इसने बुक भी लिखी थी, प्रिमिटिव कल्चर बुक लिखी थी, है ना। तो इसने जो ईबी टाइलर ने क्या बताया कि जो टाइलर ने ऐसे भी दूसरे तरीके से भी कल्चर को डिफाइन किया।
इसने कहा कि पहले स्टोन एज आई, उसके बाद फिर हमने बात करी ब्रॉन्ज एज की बात करी, है ना। स्टोन एज आ गई, ब्रॉन्ज एज आ गई, फिर आयरन एज आ गई। तो इस तरह से पहले पत्थरों से का इस्तेमाल होता था, तो तब स्टोन एज थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कल्चर में क्या हुआ, सोसाइटी में क्या हुआ, ब्रॉन्ज से टूल्स का बनाने लगे, फिर ब्रॉन्ज आ गई, और ब्रॉन्ज को भी रिप्लेस कर दिया। फिर आयरन से टूल को बनाने लगे, फिर आयरन एज आ गई। तो इसने कहा कि किस तरह से एवोल्यूशनिज्म को एक्सप्लेन करता है, किस तरह से हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई, किस तरह से हमारा कल्चर जो है वो इवॉल्व हुआ, उसको बताता है ना। तो अब इस वैसे ही एवोल्यूशनिज्म जो ईबी टाइलर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि प्रिमिटिव कल्चर के बारे में बुक लिखी थी, तो इन्होंने रिलीजन का भी सीक्वेंस बता दिया। इन्होंने कहा कि वो भी क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म से गया है। तो पहले आ गया एनिमिज्म आ गया, हम स्पिरिट्स की पूजा करते थे, स्पिरिट वर्शिप करते थे। एनिमिज्म आ गया, फिर एनिमेटिज्म आ गया, हम सुपर नेचुरल, हम कुछ प्लांट्स की पूजा करते थे, हम एनिमल ये हम ये सन की पूजा करते थे, नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। उसके बाद हम बात कर दी एनिमिज्म आ गया, पॉलिथिज्म आ गया, हम बड़े सारे देवी देवतियों की पूजा करने लगे। उसके बाद फिर मोनोथिज्म की तरफ बढ़ने लगे, हम एक गॉड की पूजा करने लगे। तो उसने कहा कि पहले जो था एनिमिज्म था, हम पूजा करते थे, हम अलग अलग स्पीसीज की पूजा करते थे। तो उसके बाद फिर हमने क्या हुआ, हमारा जो रिलीजन था वो कैसा हो गया, फिर हम बड़े सारे देवी देवताओं के, हम जो उनकी मूर्तियां होती थी, मूर्ति पूजा करने लगे। बड़े सारे गॉड्स में हम बिलीव करने लगे, ठीक है, बड़े सारे गॉड्स में बिलीव करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे हम मोनोथिज्म की बढ़े, कि हम धीरे धीरे हम जो है वो मोनोथिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम एक गॉड की तरफ जा रहे हैं, एक गॉड की पूजा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। ओके, तो हमने देखा, तो इस तरह से मैरिज का भी उसने बताया कि पहले प्रोमिस्क्यूटी होती थी, पहले कोई किसी के साथ भी वो करता था, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप सेट करता था। फिर उसके बाद बार बार ये प्रोमिस्क्यूटी आई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीगेमी आई। इसमें शख्स जो थे ज़्यादा शादियां करते थे, एक से ज़्यादा शादियां करते थे। उसके बाद जो पीपल हैं, फिर हम सोसाइटी मोनोगैमी की तरफ बढ़ने लगी, मीन्स मेल फीमेल फिर एक ही मैरिज करने लगे, ठीक है, एक ही जो पार्टनर जो है वो सीख करने लगे, बोथ मेल एंड फीमेल। फिर पहले क्या होता था कि मेल एंड फीमेल जो है वो मल्टीपल पार्टनर को सीख करते थे। उसके बाद क्या हुआ, प्रोमिस्क्यूटी में क्या होता था कि कोई रेगुलेशन नहीं होती थी, तो इससे कन्फ्लिक्ट भी हो जाया करता था, कन्फ्लिक्ट हो जाया करता था। तो इसी को कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, सोसाइटी में ऑर्डर लाने के लिए मैरिज का गठन हुआ, मैरिज का ओरिजिनेशन हुआ। उसके बाद फिर हम मोनोगैमी की तरफ हम बढ़ते चले गए, जिसमें हम जो मेल फीमेल हैं वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ वो रिजाइड करते थे, उनके साथ वो रिलेशन जो है वो बायोलॉजिकल रिलेशन सेटअप करते थे। फिर धीरे धीरे सोसाइटी और टाइम हुआ, और आगे सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो आगे जाके फिर हम मोनोगैमी की तरफ बढ़ गए। फिर एक फीमेल या मेल हो वो एक ही पार्टनर के साथ मैरिज करने लगा, सीख करने लगा। तो ये चीजें जो हैं इवॉल्व हुई हैं, ये चीजें पुरानी चीजें की नहीं है, ये नया जो दौर आया है, नई सोसाइटी जो है, आज की सोसाइटी, ये ओरिजिनेशन जो है ये पास्ट से ओरिजिनेशन हुआ है, ये इवॉल्व हुई है, पास्ट सोसाइटी से आज की करंट सोसाइटी इवॉल्व हुई है। तो ये इवोल्यूशन के दौरान ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से पास की गई है। ओके, तो ईबी टेलर है, तो इन्होंने कहा पहले सोसाइटी जो थी सिंपल होती थी, पहले होमोजीनियस बड़ा एक जैसे होता था सारा काम काज, सिंपल चीजें होती थी, है ना। तो अब जो है खाना वही खाते थे खाना, जो कुछ चीजें होती थी तो होमोजीनियस चीजें होती थी खाने के लिए, वैरायटी नहीं थी। अब सोसाइटी जो है हेटेरोजेनियस होगी, अब वैरायटी आ गई है खाने खाने में, ठीक है, अब वैरायटी आ गई है खाने में। अब फूड जो प्रोडक्शन के वैराइटीज वे हैं, पहले तो एक ही होता था, गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे, वही एक तरीका था। तो कल्चर जो था वो होमोजेनियस था, है ना। तो अब कल्चर जो है वो हेटेरोजेनियस हो गया है, ठीक है, तो हेटेरोजेनियस हो गया है। तो ये हमने बताया है।
तो इसने जो क्रिटिसिज्म की बात अगर हम करें तो इनका क्रिटिसिज्म हुआ, इन्होंने फील्ड वर्क किया ही नहीं। इन्होंने लिटरेचर जो था, पुराना लिटरेचर जो था, पुरानी जो बुक्स थी, पब्लिकेशंस थी, उन्हीं को रेफर किया, उन्हीं को स्टडी किया, और उसके बेस पे इन्होंने क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म थ्योरी दी थी। तो इन्होंने सोसाइटी के बारे में बताया, इन्होंने कहा कि एवोल्यूशन हुआ है सोसाइटी का, कल्चर का एवोल्यूशन हुआ है। जितने भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, इनका इंस्टीट्यूशन हुआ है। पहले मैरिज न्यू होती थी, पहले कोई फैमिली नाम, पहले वो फैमिली नाम की चीज होती ही नहीं थी। पहले हाँ, वो हंटिंग करते थे, ग्रुप में हंटिंग करते थे, तो कहीं ना कहीं उसी को फैमिली हम मान लेते थे। पर धीरे धीरे फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज थी पहले। अब न्यूक्लियर फैमिली से हाँ, पहले जो है जॉइंट फैमिलीज होती थी। अब एवोल्यूशन हुआ है फैमिली में, अब और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, चेंजेस आ गई है, तो फैमिली अब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रही है, एवोल्यूशन हो गया है। तो हम देखते हैं, तो ये एवोल्यूशन कहता है कि हर एक सोसाइटी जो है वो सीरीज सेम स्टेप्स जो है उसने चूज किए हैं। तो इंसानों के अंदर सुनने जो है एक ही जैसे होते थे इंसान, तो उनका सोचने का तरीका, माइंड जो था वो एक जैसा होता था, यूनिटी थी, एक ही तरह से वो सोचते थे। साइकिक यूनिटी ऑफ मैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बिहेव करता था इंसान जो एक ही जैसे, एक ही तरह से बिहेव करता था, वो एक ही तरह से बिहेव करता था, तो हम, है ना, तो इसने क्या किया, फील्ड वर्क किया ही नहीं, है ना। तो इसको क्रिटिसिज्म आगे जो आई है थ्योरी, नियो एवोल्यूशनिज्म ने इसको क्रिटिसाइज किया, इसको डिफ्यूजनिज्म ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो इसने इसने ये कहा कि डिफ्यूजनिज्म कहते थे कि सारे साइकिल जेनेटिव मैन नहीं थी, हर एक का बिहेव करने का तरीका एक जैसा नहीं था। कुछ लोग जो थे इन्वेंटिव थे, बाकी जो थे फॉलो करते थे, अनइन्वेंटिव थे, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसने कंपैरिजन किया प्रिमिटिव कल्चर को मॉडर्न कल्चर के साथ, जो कि इथनोसेंट्रिज्म व्यू है। क्या हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते कंपैरिजन। हम तो मोनोगैमी को उसने टॉप में रखा, है ना। तो जो है मोनोगैमी की तरफ टायर सोसाइटी, ये हम बात करेंगे इसके, ये हम क्रिटिसिज्म जब करेंगे ना, तो उसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे आपका जो पॉइंट है उसको आप क्रिटिसिज्म कर सकते, क्रिटिसिज्म भी आप दे सकते हो, बिल्कुल। तो क्रिटिसिज्म में आप ये कहता है कि पहले जो है अ, आगे हम चलते हैं, तो हम, है ना, तो हम बात कर सकते हैं। तो इथनोसेंट्रिज्म आप थ्योरीज में इथनोसेंट्रिज्म देखने को मिलती है, क्योंकि हम इसने कहीं ना कहीं बताया कि जो है मोनोगैमी को टॉप पे रखा, है ना। तो इसका मतलब वो जो पॉलीगैमी है वो टॉप में नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं इथनोसेंट्रिक व्यू है, क्योंकि हर कल्चर की अपनी एक हिस्ट्री होती है, हर एक उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, हर एक कॉन्टेक्स्ट होता है। तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट में कल्चर को जो है वो यूनिक होता है, उसको उसी के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कल्चर को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ओके। तो क्या हुआ, जो कंसेप्ट जो थे वो, ठीक है। तो इसने चीज़ों को बताया कि ईबी टाइलर, जेम्स फ्रेजर ने भी बात की, जेम्स फ्रेजर ने गोल्डन बाउ बुक लिखी। इसने बोला, पहले एवोल्यूशनिज्म की बात की। इसने बताया कि मैजिक सबसे पहले आया, उसके बाद रिलीजन आया, उसके बाद साइंस आई। तो इसने, ठीक है, इसने भी जो है, जो ट्रैवलर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, उनको अकाउंट्स को रेफर किया। तो इसने भी जो है वो फील्ड प्राइमरी डेटा कलेक्ट नहीं किया। तो ह्यूमन जो यूनिवर्स है, तो ह्यूमन कॉस्मोलॉजी है, वो 3 स्टेजेस से पास हुई है। ओके। तो तो है ना, तो इसने, तो किस तरह से मैजिक आया, रिलीजन आया,
तो मैजिक में बड़ी सही एग्जांपल दी है इसने। इसने बताया कि दो तरह के लॉ होते हैं मैजिक में, मैजिक को प्रैक्टिस किया जाता है सोसाइटीज में। तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी होती है। लॉ ऑफ सिमिलरिटी का मतलब होता है कि लाइक प्रोड्यूसर्स लाइक। जैसे इसने एग्जांपल दी, हो ट्राइब है सेंट्रल इंडिया का, वो क्या करते हैं जब बारिश नहीं होती है तो वो उनको इस चीज का पता है कि बारिश से पहले थंडर साउंड्स होती हैं, उसके बाद ही बारिश होती हैं। तो उनको ये लगता था कि हमें थंडर साउंड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे तभी जाके बारिश होगी। तो साउंड्स, थंडर के साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए वो पहाड़ों के ऊपर जाते थे, तो वहां से वो बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे, तो वहां से साउंड निकलती थी, तो उनको ये होता था कि बारिश हो जाएगी इसके बाद। अब बारिश होती थी नहीं होती थी, वो तो आप बेहतर जाने उसको। ठीक है, उसके बाद फिर अब लॉ ऑफ सिमिलरिटी की बात करें, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ सिमिलरिटी की बात, लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें तो जो एक बार कॉन्टैक्ट, वंस इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। तो हम जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो ग्रैंड ग्रैंड फादर्स हैं, जो ग्रैंड फादर्स हैं, वो हमें बोलते हैं कि कपड़े किसी को अगर आपने देने हैं शेयर करने के लिए तो उसको प्रॉपर धो के, वॉश करके दो उसको। आपने अपने जो प्रॉपर जो नेल्स होते हैं या हेयर्स होते हैं उनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर मैजिक करके आपको हार्म किया जा सकता है मैजिक के थ्रू। तो ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट ये कहता है। ओके, तो अब ये देखा जाए तो इसका जो है जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, जो एल एच मॉर्गन है, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी जो है बुक लिखी थी गोल्डन बाउ, प्रिमिटिव कल्चर के ऊपर बुक लिखी थी इसने, ईबी टायलर ने। ईबी टायलर ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था, क्या था, प्रिमिटिव कल्चर। जो बुक थी वो लिखी थी उसने, ईबी टायलर ने। ओके, तो हम बात करते हैं, थ्योरीज आ जाती हैं, नई एक थ्योरी आती है, फिर दूसरी थ्योरी आ जाती है, फिर वो अपने तरीके से काम करता है, दूसरा अपने तरीके से काम करता है ना। तो हम बात ही कर ही रहे थे, हम हमने बताया तो प्रिमिटिव जो है कल्चर के बुक लिखी थी इसने, है ना। तो ईबी टायलर ने बताया कि कल्चर क्या है, कल्चर एक कम्प्लेक्स होल है, इसमें नॉलेज आता है, बिलीफ्स आता है, आर्ट्स आते हैं, मॉरल्स आता है, लॉस आता है, कस्टम्स आता है, और दूसरी हैबिट्स या कैपेबिलिटीज जो है वो अक्वायर करता है मैन सोसाइटी में। जब वो मेंबर होता है सोसाइटी का, उसमें वो एक ये सब चीजें को अक्वायर करता है, तो उसको हम बोलते हैं कल्चर बोलते हैं। ओके, तो हम तो जेम्स फ्रेजर का मतलब क्या है, जेम्स फ्रेजर एक ने बुक लिखते हैं गोल्डन बाउ, है ना। तो सभी ने क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब एल एच मॉर्गन है, ये लीक ऑफ द इरोक्यूज बुक लिखते हैं, लीक ऑफ द इरोक्यूज, एल एच मॉर्गन बुक लिखते हैं। तो आपको थ्योरीज में हमने बड़ी सारी बुक्स के नाम पढ़े, हमने 20-25 एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम हमने पढ़े, है ना, जिन्होंने थ्योरीज के ऊपर काम किया। हमने इनकी 25-30 बुक्स के नाम हमने याद करने हैं, जो इन्होंने थ्योरीज में मेंशन किया है। तो इन्हीं बुक्स को, इन्हीं के एंथ्रोपोलॉजिस्ट को आप अपने आंसर राइटिंग में कोट करोगे, डिफरेंट आंसर्स में कोट करोगे, आपके ऊपर कल्चर के ऊपर आंसर आता है। तो आप जितने भी जो एल एच मॉर्गन है, ईबी टाइलर है, उनको आप रेफरेंस दे सकते हो। तो डिफरेंट लीक ऑफ इरोकीज जो थी वो बुक लिखते हैं, लीक ऑफ इरोकीज बुक लिखते हैं एल एच मॉर्गन। तो एल एच मॉर्गन ने सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली के ऊपर भी बुक लिखी है। द सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली के ऊपर भी बुक लिखी है। तो मॉर्गन ने क्या किया, क्लासिफिकेटरी टर्म्स दी और किनशिप डिस्क्रिप्टिव टर्म्स दी, क्लासिफिकेटरी टर्म्स दी, किनशिप डिस्क्रिप्टिव टर्म्स दी। तो इसने किनशिप के ऊपर काम किया और एक बुक लिखी, सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। ओके, तो 18 अब से हम देखें, हम बात करें तो ये 19th सेंचुरी में क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म लिखी गई थी। तो एंशिएंट सोसाइटी भी एक वर्क है मॉर्गन का। तो हमने 3 बुक्स तो पढ़ ली, एंशिएंट मॉर्गन, लीक ऑफ द इरोकीज, सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली।
एंशिएंट सोसाइटी के ऊपर बुक लिखी। तो आप बात करते हैं है ना, तो इसमें बताया उसने एल एच मॉर्गन ने। एल एच मॉर्गन ने फॉर्म्स, जो फैमिलीज की फॉर्म्स होती हैं उसको भी बताया। पहले कॉन्सैंग्यूइन फैमिलीज होती हैं, फिर पुलानुआन फैमिली होती हैं, फिर संडासमियन फैमिली होती हैं, और पैट्रियार्कल फैमिली होती है, फिर मैट्रियार्कल फैमिली होती है। तो कैसे बताया कि कैसे पहले फैमिली जो बनती थी वो ब्रदर्स की सिस्टर्स के साथ शादी हो जाती थी। पुलानुआन फैमिली बनती थी, उसमें क्या होता था, बड़े सारे भाइयों की शादी एक दूसरे की वाइफ के साथ हो जाती थी, जहाँ सिस्टर्स की बड़ी सारी सिस्टर्स की शादी एक दूसरे के हस्बैंड के साथ हो जाया करती थी, जिसको हम बोलते हैं पुलानुआन फैमिली। ओके, तो ऐसा इसका मानना है। तो ये हमारे ये कॉन्सैंग्यूइन फैमिली ये प्रिमिटिव सोसाइटीज में एग्जिस्ट करती थी, ये सैवेजरी के पीरियड में एग्जिस्ट करती थी पुनर्वन फैमिली, ये कहना है किसका, इनका एल एच मॉर्गन का। संडासमियन फैमिली है, तो संडासमियन फैमिली में क्या होता है कि एक पेयर्स की आपस में मैरिज करा देती जाती है, लेकिन उनके ऊपर कोई वो नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, कोई उनके ऊपर एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन राइट नहीं है दोनों के पास साथ में रहने का। पैट्रियार्कल फैमिली है, तो पैट्रियार्कल फैमिली का क्या होता है कि जो मैरिज हो जाती है, मैन की बड़े सारे औरतों के साथ मैरिज हो जाती है। मोनोगैमी फैमिली में क्या होता है कि मेल की फैरी फीमेल के साथ होती है, एक मैन की मैरिज जो है होती है, दो पेयर्स के बीच में मैरिज होती है। इसमें कोहैबिटेशन जो है, एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन राइट्स दोनों को मिलते हैं। ओके, तो हम बात करें कि जो ये सीक्वेंस की बात बताते हैं एवोल्यूशन का, ऐसा नहीं फॉलो हुआ है सोसाइटीज के अंदर। ओके, कोई इन्होंने प्रूफ भी नहीं दिया। इन्होंने कहा कि सैवेज फैमिली में आपको ग्रुप मैरिजेस देखने को मिलती थी, तो ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं दिया है, ऐसे कोई रिसेंट स्टडी नहीं हुई है कि सैवेज जो है वो इंडल्ज करते, सैवेज जो है ग्रुप मैरिज में इंडल्ज करते थे। तो इन्होंने इनका जो था सेम फील्ड जो है, इन्होंने जो है जो बेसिकली जो स्टडीज की थी, एथनोसेंट्रिक व्यू था इनका। इनका कहना था साइकी यूनिटी ऑफ मैन है, ऐसा नहीं है। दूसरा ये कहना था इनका, तो एथनोसेंट्रिज्म है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो रेसिस्ट व्यू है ना। तो तो जे बेचोफन है, जे बेचोफन ने भी अपनी शानदार बुक लिखी। उन्होंने कहा हेटियारिज्म, दास मुचेरस्ट, उसके बाद द डायोनीसियन, द अपोलो, द डायोनीसियन, द अपोलोनियन। तो इन्होंने भी चार डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज की बात की। इन्होंने मैट्रीलिनियल सोसाइटीज के ऊपर बात की। इन्होंने वुमेन का रोल क्या है एंशिएंट सोसाइटीज में, तो ये प्रोमिनेंट रोल होता था क्योंकि वो बच्चों को पालन करती थी, है ना। तो वो घर में कन्फाइंड रहती थी। तो सोसाइटी की एवोल्यूशन में वुमन ने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है, ये कहना था बेचोफन का। ठीक है, तो इन्होंने बुक लिखी थी दास मुचेरट और मदर्स राइट। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था रिलीजियस एंड जूरियल कैरेक्टर ऑफ द मैट्रियार्की इन द एंशिएंट वर्ल्ड। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दास मिचेरिस्ट और मदर राइट बुक लिखी थी। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था रिलीजियस और जूरियल कैरेक्टर जो है किसका, मैट्रियार्की इन द एंशिएंट वर्ल्ड। तो मैट्रियार्की जो थी एंशिएंट वर्ल्ड में, उसको समझने की कोशिश की। इसने कहा कि जो है मदरहुड जो था, है ना, वो की वो जो था वो की स्टोन था। जो हमारी सोसाइटी थी, जो हमारा रिलीजन था उस टाइम पे, मोरालिटी थी, डेकोरम था। ओके, तो तो इन्होंने जो इनकी जो थ्योरीज हैं आज के टाइम पे भी वैल्यू है इन थ्योरीज की। ओके, तो अकम्पलिशमेंट्स की बात करें तो जो साइंटिफिक डिसिप्लिन था, एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली एक साइंस सब्जेक्ट है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन में क्लासिकल एवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा अहमियत बनती है ना। तो अब इनकी अकम्पलिशमेंट्स तो है ही हैं। तो डिसिप्लिन में इसने कंट्रीब्यूट किया,
इसने साइकिक यूनिटी ऑफ मैन की बात की। तो अब इन्होंने फाउंडेशन जो डेवलपमेंट थी एंथ्रोपोलॉजी की, उसकी फाउंडेशन ले करने वाले कौन थे? क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म थे। इन्होंने फाइंडिंग जो थी ना एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी की फाइंडिंग जो थी इन्होंने ले की। इन्होंने कंपैरेटिव मेथड्स का इस्तेमाल किया, जो कि एथनोसेंट्रिज्म मेथड भी है। एथनोसेंट्रिज्म में हम कंपैरेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली एक बन जाता है सरोगेट बन जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो लेबोरेटरी टेक्निक्स जो होती हैं फिजिकल साइंस का साइंटिफिक सब्जेक्ट जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, इसको साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया। इसमें बड़ी सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ओके, तो एवोल्यूशनिज्म हुआ। ऐसे ही नहीं चीज़ें एकदम से सोसाइटी जो है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी वो बन गई। तो ये बड़े सारे फेसेस से गुजरी हैं, हजारों लाखों सालों में एवोल्यूशनिज्म हुई है। तो इनमें कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, होती थी और आगे भी होएगी। इनमें चेंजेस होएंगी चेंजेस हो ही हैं इनमें। तो अब जाके ये प्रेजेंट स्टेट इनका देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं साइकिक यूनिटी ऑफ मैन की। तो साइकिक यूनिटी ऑफ मैन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अकम्पलिशमेंट्स की हम बात करें, यूनिलीनियर एवोल्यूशनिज्म की बात करें। ओके, तो अब क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये फील्ड वर्क तो करते ही नहीं थे, ये इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है। एथ्रोसेंट्रिज्म इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है। डिफ्यूजनिस्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि इसने कहा कि डिफ्यूजनिज्म की वजह से कल्चर की कल्चर जो है चेंज आया, कल्चर में चेंज आया। ठीक है, तो एवोल्यूशनिस्ट ने क्या किया, कंपैरेटिव मेथड को अडॉप्ट किया। इसने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को प्रिमिटिव सोसाइटीज के साथ रिलेट किया, जो कि एथनोसेंट्रिज्म को व्यू करता है। ओके, तो अब इससे क्या हुआ, इसके क्रिटिसिज्म की वजह से ये किसकी डायरेक्शन में चले गए, न्यू एवोल्यूशनिज्म को इसने इसकी न्यू एवोल्यूशनिज्म की फॉर्मेशन को इसने कंट्रीब्यूट किया। अब न्यू एवोल्यूशनिज्म की बात करते हैं तो वी.डी. गॉर्डन चाइल्ड हैं, उसके बाद इन्होंने कहा कि पैराबोलिक शेप में कल्चर की एवोल्यूशन हुई है। पहले एक स्टेज 1 थी, फिर स्टेज 2 थी, फिर स्टेज 3 थी। स्टेज 1 में जो है प्रोमिस्क्यूटी थी। ठीक है, स्टेज 1 में विदाउट क्लॉथ्स रहते थे। स्टेज 2 में मैरिजेस आ गई फिर बॉडी जो कवर की गई क्लॉथ से, मोनोगैमी आ गई। तो उसके बाद हम फिर से न्यूडिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम फिर से ऑनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, सेक्सुअल फ्रीडम की बात की जाती है। तो जो थ्योरी दी थी एवोल्यूशनिज्म जो है, वो एवोल्यूशनिज्म कल्चर का जो चेंज है, जो डेवलपमेंट है, वो क्या है, वो एक यूनिलीनियर नहीं है, वो एक पैराबोलिक फॉर्म में है, वो सीरीज ऑफ, ठीक है, एक जो कल्चर एवोल्यूशनिज्म है, तो जो यूनिलीनियर सीक्वेंस होता है, हम यूनिलीनियर सीक्वेंस होता है कल्चर का, यूनिलीनियर सीक्वेंस जो होता है कल्चर एवोल्यूशनिज्म का, उसको इन्होंने निगेट किया, उसको निगेट करने की कोशिश की, इसको निगेट करने की कोशिश की। ओके, तो जब हम बात करते हैं तो हम आगे न्यू एवोल्यूशनिज्म की बात करते हैं। तो न्यू एवोल्यूशनिज्म में हमने बताया कि वी.डी. गॉर्डन चाइल्ड जो थे ब्रिटिशर्स थे, तो लेस्ले वाइट जो थे, जूलियन स्टीवार्ट जो थे, ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। लेस्ले वाइट अमेरिकन। तो बेसिकली जो डिफ्यूजनिस्ट में है, तो डिफ्यूजनिज्म की बात करें, न्यू एवोल्यूशनिज्म की बात करें, तो इसने हार्नेस एनर्जी की। तो हम कल्चर के एवोल्यूशनिज्म को हम देखते हैं एनर्जी के इस्तेमाल से। जितनी ज़्यादा एनर्जी, तो पहले शुरुआती दौर में कम एनर्जी इस्तेमाल होती थी अब आज के टाइम में टाइम के साथ ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल होने लगा, तो उसी को हम बोलते हैं कल्चर चेंज। तो इन्होंने एनर्जी के टर्म पे कल्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वी.डी. गॉर्डन चाइल्ड है ना, तो इन्होंने बुक लिखी थी सोशल एवोल्यूशनिज्म। देखिए एक और बुक हमारे मैंने आपको बता दी, जो वी.डी. गॉर्डन चाइल्ड है, इन्होंने बुक लिखी
सोशल एवोल्यूशनिज्म की बुक लिखी। तो सोशल एवोल्यूशनिज्म की बुक लिखी तो, है ना, तो प्रिमिटिव कल्चर की बुक लिखी बी टाइलर ने, लीक ऑफ द की बुक लिखी एल एच मॉर्गन ने, गोल्डन बॉ की बुक लिखी जेम्स फ्रेजर ने, वी डी गॉर्डन चाइल्ड ने बुक लिखी जिस जो बुक का नाम था सोशल एवोल्यूशनिज्म। तो उसने कल्चर के चेंज को बताया, थ्री मेजर इवेंट्स के फॉर्म में बताया। उन्होंने कहा पहले फूड प्रोडक्शन हुआ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर अर्बनाइजेशन हुई, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। फूड प्रोडक्शन हुआ, फिर अर्बनाइजेशन हुई, सिटीज बनी, है ना, टाउन्स बने, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और डेवलप हुआ, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट बढ़ा, कम्युनिकेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। तो इन चीजों को जो कल्चर है, ये कल्चर है कि किस तरह से कल्चर का एवोल्यूशन हुआ। वी गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि तो हमने देखा कि जैसे ही इसको हम प्री हिस्टोरिक कल्चर को भी हम इसमें डाल सकते हैं, पैलोलिथिक कल्चर, मिजोलिथिक कल्चर, कॉपर एज, नियोलिथिक कल्चर, आयरन एज, है ना। तो ये भी क्या है, एवोल्यूशनिज्म हुआ है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है। तो ओके, तो अब जो वीडी गॉर्डन चाइल्ड जो थे, चाइल्ड ने क्या बोला, वीडी गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि हमें जो है हम रिसोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे, रिसोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे, सर्वाइवल वही कर पाएगा जिसने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने के लिए, रिसोर्सेस को अटेंड करने के लिए। ओके, तो तो जो पेस होती है एवोल्यूशनिज्म की, एवोल्यूशनिज्म जो होती है, जो कल्चर चेंज होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कल्चर में, है ना, जो चेंज होती है जहाँ, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, उसको किस में देखते हैं, उसको टेक्नोलॉजी की चेंजेस में देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती हैं तो कल्चर इवॉल्व होता है, ये कहा था बीडी गॉर्डन चाइल्ड ने। तो लेस्ले वाइट की बात करें तो इन्होंने कहा कि कल्चर क्या है, एक प्रोडक्ट है टेक्नोलॉजी का और एनर्जी का। तो इन्होंने एक बताया, एनर्जी को हम इस्तेमाल करके कैसे हम बता सकते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो जैसे जैसे एनर्जी की हार्नेस करने की कैपेसिटी बढ़ती है, बढ़ती जाती है, तो हमारा कल्चर जो है वो चेंज होता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। ओके तो तो हमने अभी तक डिस्कस करा, है ना, तो हमने थ्योरीज को पढ़े रहे हैं हम, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को पढ़ रहे हैं, अब न्यू एवोल्यूशनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, लेस्ले वाइट की हम बात कर रहे हैं। तो ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट था लेस्ले वाइट और जूलियन स्टीवार्ट। तो इनका ये कहना था तो, है ना, तो इसने बेसिकली अगर हम बात करें कि लेस्ले वाइट ने कहा कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं एनर्जी और टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, कल्चर को। अगर लो टेक्नोलॉजी है, लो कल्चर, ये एनर्जी है, लो टेक्नोलॉजी है तो लो कल्चर है, हाई एनर्जी है, लो टेक्नोलॉजी है, लो कल्चर है, हाई एनर्जी है, हाई टेक्नोलॉजी है, हाई कल्चर है। ओके, तो लेस्ले वाइट ने बड़ी बढ़िया से थ्योरी दी। तो सिंपल सोसाइटीज होती हैं तो एनर्जी जो है वो बड़ी कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो फूड करते हैं, हंटिंग करते हैं, जंगलों में जाते हैं, शिकार करते हैं। वो छोटा सा ग्रुप होता है उनका, है ना, पूरा दिन वही फूड की करते हैं तलाश। तो एनर्जी
कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ की बात करें तो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंजप्शन है एनर्जी का। तो हम कह सकते हैं कल्चर इस तरह से फ्लो करता है। ओके, तो टाइलर और जो मॉर्गन जो थे एक यूनिवर्सल मेजरमेंट ने दिया, इसने यूनिवर्सल मेजरमेंट दिया। किसने? लेस्ले वाइट ने। लेस्ले वाइट ने यूनिवर्सल मेजरमेंट दिया। ओके, तो इनको लेस्ले वाइट ने क्या किया, स्टडी किया, टाइलर और मॉर्गन को स्टडी किया। ये उनकी थ्योरीज भी पढ़ते थे, फिर उनमें देखते थे कि क्या इनमें जो लूप होल्स हैं, फिर अपनी थ्योरी डेवलप करते थे। ओके, तो हम डिफरेंट स्टेजेस से हम अलग अलग एनर्जी यूसेज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेस्ले वाइट ने एंथ्रोपोलॉजी थ्योरी को अपने तरीके से उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कल्चर को उन्होंने रिलेट किया किसके साथ, उन्होंने रिलेट किया एनर्जी के साथ। जितनी ज़्यादा एनर्जी हार्नेस होएगी उतना ही कल्चर जो है वो ग्रो करता है। अगर कल्चर अगर एनर्जी लेवल लो है कंजप्शन का, तो क्या होगा, प्रिमिटिव सोसाइटी में कंजप्शन जो है एनर्जी का कम होता है। और जब हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में देखते हैं तो एनर्जी का हार्नेस जो है वो कंजप्शन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हार्नेस को एनर्जी करते हैं हम, इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी की एक्सपेंडिचर होएगी, है ना। तो हम बेसिकली हम देख रहे हैं कि होता क्या है। लेस्ले वाइट ने बड़े थ्योरी दी है, इन्होंने इन्होंने थ्योरी दी है ना। तो थ्योरी दे के उसके बाद हम बात करते हैं जूलियन स्टीवार्ट की। तो जूलियन स्टीवार्ट की बात अगर हम करें तो क्लासिकल जो है, जो जूलियन स्टीवार्ट है, इन्होंने जो है वो थ्योरी दी थी। है ना। तो जूलियन स्टीवार्ट की बात अगर हम करें तो जूलियन स्टीवार्ट ने कहा कि एनवायरनमेंट की वजह से कल्चर बनता है। ठीक है, तो कल्चर क्या है बेसिकली, जो जूलियन स्टीवार्ट थे इन्होंने जो है स्टेजेस से, सेम स्टेजेस से पास नहीं करती हैं सोसाइटीज। ठीक है, तो एवोल्यूशन जो है, जूलियन स्टीवार्ट ने कहा कि मल्टी लीनियर एवोल्यूशन है। ठीक है, तो इन्होंने जो बुक लिखी जूलियन स्टीवार्ट ने, ठीक है, तो इन्होंने कल्चर इकोलॉजी के ऊपर काम किया। तो बुक थी थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, द मेथड ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन। तो बुक जो थी, इनकी बुक का नाम था थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज एंड द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज एंड द methodology of multilinear evolution। तो थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, द methodology of multilinear evolution। तो इन्होंने क्या लिखा, जूलियन स्टीवार्ट ने बुक लिखी। ठीक है, तो बुक लिख के इन्होंने कल्चर इकोलॉजी के ऊपर काम किया। ओके, तो ये जो जूलियन स्टीवार्ट, लेस्ले वाइट, दोनों अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, है ना। तो इन्होंने कहा कि मल्टी लीनियर एवोल्यूशन होती है, थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टी लीनियर एवोल्यूशन। ओके, तो मल्टी लीनियर एवोल्यूशन के बारे में इन्होंने लिखा। तो यूनिलीनियर एवोल्यूशन का बताया, यूनिवर्सल एवोल्यूशन का बताया और मल्टी लीनियर एवोल्यूशन का बताया। तो इन्होंने टाइपोलॉजी दी कल्चर एवोल्यूशन की।
ओके, तो जो स्टेजेस हैं वो सेम स्टेजेस से सोसाइटी जो है पास ऑन नहीं होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, हर एरियाज में डिफरेंट स्टेजेस होती है लेकिन डिफरेंट होती है। क्योंकि अगर जो स्टेप्स होते हैं कल्चरल एडवांसमेंट के, वो डेजर्ट एरियाज में अलग होते हैं, कोल्ड एरियाज में अलग होंगे, फॉरेस्ट एरियाज में अलग होंगे। तो यूनिवर्सल एवोल्यूशन की बात हम करते हैं कि कल्चर, हम होल होल कल्चर की बात करते हैं, यूनिवर्सल कल्चर की बात करते हैं। ओके, तो तो इस तरह की जो बात करी थी वो लेस्ले वाइट ने बात करी थी, वी गॉडविन चाइल्ड ने बात करी की थी। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें, हम अ, जो कंसेप्ट दिए थे जूलियन स्टीवार्ट ने, है ना, तो हमने लेस्ले वाइट का हमने एनर्जी के साथ इसका रिलेशन देख लिया, किस तरह से प्रोडक्ट जो होता है एनर्जी का और टेक्नोलॉजी का, वो उससे क्या बनती है, उससे कल्चर बनता है। ओके, तो एवोल्यूशन कैसे हुई है, एनर्जी की वजह से हुई है। कल्चर की एवोल्यूशन कैसे हुई है, एनर्जी की वजह से हुई है। तो कल्चर क्या होता है, एक एक किस्म का बिहेवियर भी होता है, नॉलेज भी होता है, बिलीफ भी होता है। तो ये सारे सिस्टम क्या किस पे बेस्ड है, हार्नेस मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है। ओके, तो यूनिवर्सल मेजरमेंट किसने दी। ओके, तो हमने बात करी लेस्ले वाइट की, जूलियन स्टीवार्ट की। तो कोर, कल्चर कोर का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, कल्चर कोर होता है कि जहाँ पे जो है, अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। लेकिन सुपर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी हो गया, सिंबोलिज्म हो गया। ठीक है, तो कल्चर कोर हो गया जो हमारा मेन होता है, कल्चर कोर। तो कल्चर कोर के ऊपर बेस्ड है। तो कल्चर कोर क्या है, तो कल्चर कोर क्या है, बेसिकली ट्रेड्स होता है कल्चर का, और इसका एनवायरनमेंट के साथ इसका इम्पैक्ट होता है, एनवायरनमेंट का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो कल्चर इकोलॉजी की बात करी कि हमने कल्चर इकोलॉजी जो जूलियन स्टीवार्ट ने दिया, हमने उसके ज़रिए हमने क्या किया, हमने एनालाइज करने की हमने एनालाइज किया, हमने एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, जो इन्फ्लुएंस है एनवायरनमेंट का कल्चर के ऊपर, उसको एनालाइज किया, उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज किया। तो कल्चर इकोलॉजी की हम बात करते हैं। तो कल्चर इकोलॉजी आ गया, तो जूलियन स्टीवार्ट आ गया, लेस्ले वाइट आ गया। कल्चर इकोलॉजी बेसिकली एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट है कल्चर के ऊपर। ओके, तो अगर सिमिलर एनवायरनमेंट होगा तो कल्चर सेम तरह का होगा, तो अडेप्टेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो यूनिवर्सल एवोल्यूशन तभी तो होगा है, क्यों होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का कल्चर इकोलॉजी की वजह से मल्टीलिनियर एवोल्यूशन होती है, क्योंकि यूनिलिनियर एवोल्यूशन नहीं होती, सीक्वेंस, क्योंकि हर एक का एनवायरनमेंट अलग अलग है। तो डिफरेंट स्टेजेस एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करना पड़ता है, कोप करना पड़ता है। तो उसके कॉप अप से के साथ अडेप्टेशन करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है जैसे बॉडी को, पूरी बॉडी को कवर करते हैं, है ना, अरेबियन पेनिनसुला में। ठीक है, तो अब हमने इसको बात की कल्चरल इकोलॉजी। तो कल्चरल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट अब यूज किया है एलपी विद्यार्थी ने, जो एनएमएस कम्प्लेक्स, तो नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स जो है वो स्टडी किया था एलपी विद्यार्थी ने। तो ये कल्चर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, जो इसका जो कल्चर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट था, ये बड़े सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसको इस्तेमाल किया है। तो मल्टी लिनियर एवोल्यूशन की बात की जूलियन स्टीवार्ट ने। ठीक है, तो उसके बाद स्पेसिफिक एंड कल्चर एवोल्यूशन की बात करें, तो हम, तो कल्चर जो है बेसिकली, तो ये बोलता है कि कल्चर जो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है। ठीक है, तो ओके, तो स्पेसिफिक एंड जनरल एवोल्यूशन की बात करें, तो अब जैसे मार्शल सालिन हो गया, मार्शल सालिन, तो बुक थी थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन और कल्चर बुक लिखी थी मार्शल सालिन ने, मार्शल सालिन और एडवर्ड सर्विस ने। तो इन्होंने एसेस लिखे, बुक लिखी। तो इन्होंने जनरल एवोल्यूशन का जिक्र किया, स्पेसिफिक एवोल्यूशन का जिक्र किया। कहते होता क्या है कि एवोल्यूशन होता है, ठीक है, तो एवोल्यूशन से जनरल एवोल्यूशन होता है, तो इन्वायरमेंट, इसमें भी अडेप्टेशन होती है एनवायरनमेंट के साथ, तो स्पेसिफिक एवोल्यूशन होता है।
इसने थोड़ा सा हटके जो है वो अपना व्यूज दिया। तो जो व्यूज दिया था जूलियन स्टीवार्ट ने, वो कल्चर इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में दिया था, एनवायरनमेंट के अडेप्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में किया था। तो डिफरेंट क्लॉथिंग्स होती हैं, कोल्ड एरिया में लोग का कल्चर अलग होता है, डेजर्ट एरिया में लोगों का कल्चर अलग होता है। अब उसने क्या किया, इसने जो था जब हम बात करते हैं कल्चर की, तो स्पेसिफिक जो मार्शल सालिन थे, तो इन्होंने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए, कल्चर स्पेसिफिक एवोल्यूशन और कल्चर एवोल्यूशन। तो कल्चर क्या करता है, जनरल एवोल्यूशन करता है, फिर एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट जब करता है, फिर उसकी स्पेसिफिक एवोल्यूशन हो जाती है। तो बुक लिखी एवोल्यूशन एंड कल्चर, एवोल्यूशन एंड कल्चर के ऊपर बुक लिखी, है ना। तो हम बात कर रहे हैं नियो एवोल्यूशनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये भी एवोल्यूशनिस्ट थे। तो यूनिवर्सल मेथड्स दे दिया इन्होंने एवोल्यूशनिज्म में, है ना। पहले जो था वो यूनिवर्सल मेथड्स नहीं था, मेजरमेंट नहीं था, कल्चर को किस तरह से हमने मेजर करना है, कल्चर को मेजर करना है, कल्चर को डिस्क्राइब करना है, कल्चर को डिस्कस करना है। ओके, तो इन्होंने कहा कि तो कल्चर ऑन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि इंटरेक्शंस होती हैं, है ना, कल्चर्स जो है और नॉट इंटरेक्शंस होती हैं। तो क्या होता है कि जनरल एवोल्यूशन से वो डेवलप करता है स्पेसिफिक यूनिक में, तो क्या होता है कि स्पेसिफिक एवोल्यूशन की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो 4 स्टेजेस, उसके बाद एलमान सर्विस ने क्या कहा, उसने एवोल्यूशन की, कल्चर एवोल्यूशन की 4 स्टेजेस दी। बैंड, ट्राइब, चीफडम, छोटे लोगों का ग्रुप होता है, ट्राइब और बड़े लोगों का ग्रुप होता है, चीफ, इसमें चीफ होता है, हेड होता है, वो सोशल अफेयर्स कैरी आउट करता है, रिलीजियस फिनोमिना को कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, स्टेट होता है, स्टेट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस अफेयर्स में वो अफेयर्स को मैनेज करती है। तो हमने देखा कि जो 3 लोग थे न्यू एवोल्यूशनिज्म में, उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से, वी गॉर्डन चाइल्ड जो थे अमेरिकन के, जेलिन स्टीवर्ट, लेस्ले वाइट थे, फिर मार्शल एंड साहलिन थे, फिर उसके बाद एलमॉन्ट सर्विस थे, मार्शल, साहलिन, एलमॉन्ट सर्विस। तो इन्होंने क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की बात की। तो ये एक किस्म की मेथोडोलॉजी है, इसको हम थ्योरीज नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसने कहा कि इसने इसको क्रिटिसाइज किया, न्यू एवोल्यूशनिज्म ने इसको क्रिटिसाइज किया, जो है जो डिफ्यूजनिज्म ने इसको क्रिटिसाइज किया। तो इन्होंने कहा कि ये न्यू एवोल्यूशनिज्म क्या है, बेसिकली थ्योरी नहीं है। तो इसने कहा कि टाइम एंड स्पेस, जो क्रॉस कल्चर में जो सिमिलरिटीज होती हैं, अलग अलग कल्चर्स में सिमिलरिटीज होती है, इसने कहा कि अलग एनवायरनमेंट में अलग कल्चर आता है, एक एनवायरनमेंट में एक जैसा कल्चर होता है। तो इन्होंने कल्चर, जो क्रॉस कल्चर में जो सिमिलरिटी थी, है ना, डिफरेंट कल्चर्स में जो सिमिलरिटी थी, टाइम में, टाइम है, स्पेस का, तो जो इन्होंने बताया कि वो तो अलग अलग होते हैं कल्चर, तो लेकिन जो टाइम और स्पेस के साथ जो सिमिलरिटीज होती हैं उसको जो एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहे, क्योंकि इन्होंने तो बताया कि कल्चर जो है वो डिफर करता है, एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करता है, और कल्चर जो है वो डिफरेंट करता है, उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। ओके, तो कल्चर जो है वो इन्होंने कहा कि जो 4 लेवल्स होती हैं, इन्होंने एवोल्यूशन को समझा 4 लेवल्स, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके लेवल पे इसने एलमॉन सर्विस ने क्लासीफाई किया। तो हम क्या करते हैं कि मैनेजरियल बेनिफिट थ्योरी इसमें आती है, जो फॉलोअर्स होते हैं वो मैनेजरियल की लीडरशिप से वो बेनिफिट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सेंट्रलाइज लीडरशिप से वो कंट्रोल करते हैं और बेनिफिट करते हैं, तो होल जो सोसाइटी होती है उसको बेनिफिट करते हैं। तो इसके यही कारण था कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल बढ़ी, क्योंकि वो जो कुछ लोग होते थे वो क्या करते थे, मैनेज करते थे, कंट्रोल करते थे सभी एक्टिविटीज को, और उसका बेनिफिट होता था बाकी आम लोगों को, ठीक है। तो तो एवोल्यूशनिज्म के ये होने की वजह से ये क्या है, बेसिकली मेथोडोलॉजी है, ये एसेंशियल मेथोडोलॉजी है, थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म जो आती है मिड ऑफ 19th सेंचुरी में आती है, तो जो न्यू एवोल्यूशनिज्म है जो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में आती है, तो है ना। तो इसमें न्यू एवोल्यूशनिज्म में हम क्या करते हैं, हम एनर्जी को देखते हैं, तो एनर्जी को हमने स्टडी करना है, हमने जो 4 लेवल जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमने स्टडी करना है, हमने एनवायरनमेंट को स्टडी करना है, तो हमें बेसिकली फर्स्ट हैंड डेटा चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना, कल्चर की डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है, कल्चर की डाइवर्सिटी को जो कहता है कल्चर एक जैसा होता है, ये कहता है कल्चर डाइवर्स होता है,
एक जैसा कल्चर नहीं होता है, ये कल्चर डाइवर्स होता है। जो कल्चर डाइवर्स की वजह से जो क्रॉस कल्चर सिमिलरिटीज है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बड़े सारे डिफरेंसेस आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में और न्यू एवोल्यूशनिज्म में, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं डिफरेंसेस को आपने कैटर डाउन करना है, आपने देखना है, स्टडी करना है, मैनेज करना है। तो इसके बाद हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, कल्चर एक जैसा होता है, कल्चर सिमिलर होता है, कल्चर डिसिमिलर होता है। कल्चर में फील्ड स्टडीज की जाती हैं कि कल्चर को हमें डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रैवलर्स हैं उनके अकाउंट्स को देख के कल्चर को स्टडी करते हैं, है ना। में एक मैथडोलॉजी बन जाती है, कहीं थ्योरीज बन जाती है ना। तो यहाँ पे जो कंपैरेटिव मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इथनोसेंट्रिज्म का इसमें फॉलो किया जाता है। ये कंपैरेटिव पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट को कंपैरेटिव मेथड स्टडी नहीं करती, इथनोसेंट्रिज्म को इसमें बड़ा हाई होता है ना। सेकी यूनिटी को ये रिजेक्ट करता है कि एक जैसे सोचते नहीं है, क्योंकि तभी तो डिसिमिलर सोसाइटी है, डिफरेंस कल्चर है, कल्चर डिफरेंस है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं वो ये हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की बात करें, फ्रांस बोआस जो थे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और इसके स्टूडेंट जो थे, है ना, ए एल क्रॉबर हो गया, रुथ बेनेडिक्ट हो गया, मार्गरेट मीड जो हो गया, इन्होंने कहा कि कल्चर जो है ना, तो हर एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, हर एक की अपनी हिस्ट्री है ना। तो उसको जो स्पेसिफिक उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, कल्चरल कंटेक्स्ट है, तो उसी में उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। पहले से प्री कंसीव्ड आइडियाज, नोशंस, प्री पहले से कोई आइडियाज, पहले से ही आइडियाज डाल के नहीं रखने हैं। ओके। तो इन्होंने फील्ड वर्क किया है, एनालाइज डेटा किया है। ओके। तो इन्होंने क्या किया, फील्ड वर्क को कैरी आउट किया, है ना। तो इन्होंने पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करने की बात की। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, न्यू एवोल्यूशनिज्म क्या है, ये ब्रॉडर वे में यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म की बात करते हैं, यूनिलिनियर एवोल्यूशन की बात करते हैं, मल्टीलिनियर एवोल्यूशन की बात करते हैं, ये पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करने की बात करता है। ओके। तो पर्टिकुलर कल्चर, तो हमने इसमें जो है हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम जो है डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी किया, है ना। तो हम डिफरेंट कल्चर्स को जब स्टडी करते हैं रीजन में, तो हम हिस्ट्री जो है उसकी हम जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कल्चर्स की। ओके। तो है ना। तो अब जो है इन्होंने फोर जो अप्रोच दी, फोर फील्ड मेथड्स की बात की, बायोलॉजिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजिकल। तो फ्रांस बॉस ने जो है जो है फोर फील्ड मेथड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करने की बात की पर्टिकुलर में। इसमें हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हमने स्टडी करनी चाहिए, मटेरियल रिमेन्स हमने स्टडी करना चाहिए, बायोलॉजिकल में हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना चाहिए, हमने जेनेटिक्स को स्टडी करना चाहिए, हमने जो रेशियल है उसको स्टडी करना चाहिए, हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना चाहिए, फैमिली को स्टडी करना चाहिए, रिलीजन को स्टडी करना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल में, कल्चर लिंग्विस्टिक में हमने लैंग्वेज को स्टडी करना चाहिए, किस तरह से लैंग्वेज के ओरिजिन हुआ, किस तरह से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। तो हमने फोर जो इंटीग्रेटेड मेथड का है वो इसने दिया। ओके। तो हमने इसने बड़े सारे कल्चर्स को स्टडी किया, है ना। तो किसी ने देखो कल्चर कहा कि सिमिलर होता है, किसी ने कहा कल्चर डिसिमिलर होता है, आपने ये इसने आपने इसमें एनालाइज करना है। तो इसने भी यहाँ कहा कि इसने पर्टिकुलर कल्चर की बात की, इसने ग्रैंड थ्योरीज को डेवलप नहीं किया, कि बड़ी थ्योरीज नहीं थी, पर्टिकुलर कल्चर की बात की। तो हम बात करते हैं, अभी हम जो है कल्चर रिलेटिविज्म की बात की, इथनोसेंट्रिक स्टाइल को इसने, ठीक है। तो रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर, तो रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर इसने बुक लिखी। तो सोशल एवोल्यूशन, रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर, द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, मेथोडोलॉजी ऑफ,
है ना। तो तो कल्चर इकोलॉजी क्या है? बेसिकली थियोरेटिकल अप्रोच है कि हम किस तरह से एनालाइज करते हैं एनवायरनमेंट को, इन्फ्लुएंस को हम एनालाइज करते हैं कल्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। तो स्टीवार्ड व्यू क्या है? बेस्ड ऑन कल्चर कोर के ऊपर बेस्ड है जी। तो कल्चर इकोलॉजी है, कल्चर कोर है ना। तो कल्चर इकोलॉजी को कंसेप्ट दिया इसने। तो हमने देखा पर्टिकुलरिज्म को देखा, बढ़ावा दिया। तो ग्रैंड थ्योरीज आ गई, स्पेसिफिक थ्योरीज आ गई। तो ये हम क्रॉस कंपैरिजन कर रहे हैं। हम देखेंगे तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, न्यू एवोल्यूशनिज्म ने क्या दिया, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म ने क्या दिया, तो कैसे दोनों डिफरेंट थ्योरीज हैं। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म कैसे ये डिफरेंट थ्योरी है ना। उसके बाद हम बात करते हैं डिफ्यूजनिज्म की। तो डिफ्यूजनिज्म की बात जब हम करेंगे, है ना, तो बेसिकली हम बात बुक करेंगे, बुक रेस लैंग्वेज एंड कल्चर बुक लिखी थी, रेस लैंग्वेज एंड कल्चर, फ्रांस बॉस ने। ठीक है। तो बेसिकली हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म फ्रांस बॉस का जो है इसने स्टडी किया था, इसके स्टूडेंट्स के ने भी स्टडी किया था, है ना। तो मैनेजरियल बेनिफिट थ्योरी हमें देखने को मिलती है। बुक एवोल्यूशन एंड कल्चर, मार्शल साहलिन की बुक थी एवोल्यूशन एंड कल्चर। ठीक है। जनरल एवोल्यूशन और स्पेसिफिक एवोल्यूशन की बात की है। तो बुक थी एवोल्यूशन एंड कल्चर। ठीक है। तो एवोल्यूशन एंड कल्चर, तो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। लेस्ले वाइट की बात आ जाती है, कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक है। ठीक है। तो कल्चर इकोलॉजी का हमने देखा, कल्चर कोर हमने देखा, है ना। तो डिफरेंट चीजेस को वी गॉर्डन चाइल्ड हैं, न्यूरोथिक एवोल्यूशन को टर्म दिया, थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म, ये जूलियन स्टीवार्ट ने की। तो लेस्ले स्टीवार्ट ने भी कोई बुक जो हमने इसमें मेंशन नहीं किया है कोई बुक में, तो हम देखते हैं कि उसके बाद हम वीडी गॉर्डन चाइल्ड की बात करते हैं। वीडी गॉर्डन चाइल्ड ने बुक लिखी थी द सोशल द सोशल एवोल्यूशन, सोशल एवोल्यूशन बुक लिखी थी वीडी गॉर्डन चाइल्ड ने। ठीक है। वी गॉर्डन चाइल्ड ने बुक लिखी थी सोशल एवोल्यूशन। सोशल एवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं सोशल एवोल्यूशन की। तो उसके बाद एवोल्यूशन एंड कल्चर की बात करते हैं। ये बुक लिखी थी एलमान मार्शल साहनी ने। सोशल एवोल्यूशन, एवोल्यूशन एंड कल्चर अलग अलग बुक हैं। एक लिखी थी वी गॉर्डन चाइल्ड ने, एक लिखी थी मार्शल साहनी ने। ठीक है। तो मार्शल साहनी ने बुक लिखी थी। तो हम बढ़ते हैं, अब डिफ्यूजनिज्म की बढ़ते हैं। डिफ्यूजनिज्म कहता है कि कल्चर का जो शुरुआत हुई थी, इजिप्ट में सारा कल्चर का शुरुआत हुआ था। उसके बाद इजिप्ट को कल्चर क्रैडल बोला जाता है सिविलाइजेशन का। तो उसके बाद वहां से फिर
कल्चर का स्प्रेड हुआ जब वो वहाँ के ट्रैवलर्स जो हैं, वहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं या फिर वहाँ के लोग जो हैं वो बाकी लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, दूसरे रीजन्स के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो कल्चर की डिफ्यूजनिज्म हो जाता है, कल्चर का स्प्रेड हो जाता है। तो कल्चर का क्या है, एवोल्यूशन, डिफ्यूजनिज्म ने कहा कि एवोल्यूशनिज्म को इसने डायरेक्ट रिजेक्ट किया। तो इसने कहा कि बोरिंग की बात की, इसने कहा कि एक जैसा साइकिक यूनिटी नहीं होती है, सब एक जैसा नहीं सोचते हैं, सब अपने अपने कल्चर को डेवलप नहीं करते हैं, ग्रैंड थ्योरीज की तरफ जैसे जाते हैं, पहले हमने बात की थी। तो ये कहता है डिफ्यूजनिज्म, जो कहता है डिफ्यूजनिज्म कहता है कि हर एक जो सोसाइटी है वो बनती है जो अर्ली जो 20th सेंचुरी में ये थ्योरीज आती हैं डिफ्यूजनिज्म 20th सेंचुरी में आती हैं, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में आई थी क्लासिकलिज्म, न्यू एवोल्यूशनिज्म भी 20th सेंचुरी में आई थी, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म भी 20th सेंचुरी में आई थी, डिफ्यूजनिज्म भी आपको 20th सेंचुरी में ही देखने को मिलता है। तो आप देखोगे बात करेंगे तो डिफरेंट जो है डेवलप होते हैं, कल्चर ट्रेड्स डेवलप होते हैं और वहां से फिर वो दूसरे पार्ट्स में, तो कल्चर बढ़ता है, ग्रो करता है, तो वो इवोल्यूशन की वजह से नहीं ग्रो करता है, वो कल्चरल ट्रेड्स स्प्रेड हो जाते हैं, उसकी वजह से ग्रो करता है। तो ऐसा नहीं है कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैन की बात नहीं, कि इसने कहा कि नहीं, हर एक इंसान का जो है वो जो है एक जैसा जो है कल्चर अडॉप्ट जो है, तो वो अडॉप्ट करता है कल्चर अगर उसके लिए वो मीनिंगफुल और यूजफुल हो, इकोनॉमिकली और सोशली दोनों हो। ओके। तो अब बैरियर्स क्या होते हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है, कल्चर या अब कैसे होगी, वो ट्रांसपोर्टेशन से होएगी, ट्रांसपोर्टेशन जब उनमें होती होएगी तब होएगी, अगर उनमें कम्युनिकेशन होता होएगा, अगर फिजिकल बैरियर है, ओशन है, रिवर है, माउंटेन है, फिर हम कल्चर डिफ्यूजन को हम वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म है, इसमें आते हैं जी ई स्मिथ आते हैं, डब्ल्यू जे पेरे आते हैं और डब्ल्यू एच आर रिवर्स आते हैं। तो डब्ल्यू एच आर रिवर्स हैं, स्मिथ हैं, पेरे हैं, अमेरिकन में ए एल क्रॉबर हैं, क्लार्क विस्लर हैं और फ्रांस बोआस है। फ्रांस बोआस ने वो स्कूल ऑफ डिफिजनिज्म के से भी बिलोंग करते थे और हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म से भी वो बिलोंग करते थे। तो जर्मन में हम आते हैं, एफ राड्जल है इसमें, एफ राड्जल हैं, तो स्मिथ हैं, सकमिट हैं, तो स्मिथ हैं, स्मिथ पेरे और डब्ल्यू एच आर रिवर, ठीक है, और ए एल क्रॉबर हैं और क्लार्क विस्लर हैं और फ्रांस बोआस है। जर्मनी में राड्सल हैं, ग्रैबनर है और सकमिट है, सकमिट है, ग्रैबनर है और एफ राडजेल है, राडजेल है, ग्रैबनर है। तो ये जो मेन स्कॉलर्स थे, मेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इस थ्योरी के, है ना, तो इन्होंने अपने अपने तरीके से जो है वो थ्योरीज को डेवलप करने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं डिफ्यूजनिज्म को हम जब स्टडी करते हैं तो हम क्या है बेसिकली, हम जो डिफ्यूजनिज्म जो है ये कहीं ना कहीं हीलियोसेंट्रिज्म को बढ़ावा देता है। इसने कहा कि जो फॉलोअर्स थे, स्मिथ थे, डब्ल्यू एच आर रिवर्स थे, तो इन्होंने कहा कि बेसिकली जो इजिप्ट है ना, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया बेसिकली, डब्ल्यू एच रिवर ने कैम्ब्रिज में एक्सपेडिशन हुई थी, कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था टॉरस स्ट्रेट में, टॉरस स्ट्रेट में कैम्ब्रिज की एक्सपेडिशन हुई थी, तो उसमें ये पार्टिसिपेट किया था डब्ल्यू एच आर रिवर्स ने। तो इन्होंने स्टडी किया, तो डब्ल्यू एच आर रिवर्स ने क्या किया, बुक लिखी था हिस्ट्री ऑफ मेलानिसिस सोसाइटी, एवोल्यूशन एंड कल्चर, सोशल एवोल्यूशन, द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, methodology of multilinear evolution, तो द हिस्टोरी ऑफ मेलानिसिस सोसाइटी, बुक लिखी थी डब्ल्यू एच आर रिवर्स ने। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने एवोल्यूशनिज्म के खिलाफ बोला, क्योंकि डिफ्यूजनिस्ट थे ना ये, तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कि सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस में पास नहीं हुई है कल्चर, ठीक है, तो साइकिल यूनिटी ऑफ मैन नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो स्टेट कहा कि जो कुछ लोग जो हैं वो सुपीरियर टेक्नोलॉजी का प्रोसेस करते हैं, फिर वो आगे जाके फिर वो अपने कस्टम्स को इम्पोज करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इन्होंने इन्होंने कहा कि इन्होंने एग्जांपल दी हो, जो है डिफ्यूजनिज्म है, जो ऑस्ट्रेलियन का जो बुरियन प्रैक्टिसेस था वो वहाँ प्रैक्टिस करते थे, वो लोग बुरियन करते थे, फिर वो जो प्रैक्टिस है वो बाकी दूसरे कल्चर्स में स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो कैनोइस जो है, जो आइलैंडर्स जो थे वो कैनोइस में नहीं बनाते थे, एक तरह की बोट होती है, शिप होती है, वाटर वेसल होता है, तो ये पर्टिकुलर ग्रुप्स के द्वारा ही बनाया जाता था, जो कि जिनमें की स्किल होता था। तो कैनोइस जो होते थे, तो जो हमारे मेलानेशियन आइलैंडर्स हैं, तो वहाँ पे जो है आइलैंडर्स जो है वो कैनोनियंस नहीं बनाते थे। तो ये डिफ्यूजनिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो डायरेक्ट डिफ्यूजनिज्म होता है,
माइग्रेशन की वजह से। इनडायरेक्ट डिफ्यूजनिज्म होता है, ठीक है, माइग्रेशन होती है तो डायरेक्ट डिफ्यूजनिज्म होता है। फिर ट्रैवलर से, राइटिंग से, इंडिविजुअल से इनडायरेक्ट डिफ्यूजनिज्म होती है, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं डिफ्यूजनिज्म को? तो डायरेक्ट डिफ्यूजनिज्म, आप देखते हैं डायरेक्ट डिफ्यूजनिज्म और इनडायरेक्ट डिफ्यूजनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रैवलर्स होते हैं उससे डिफ्यूजनिज्म होती है ना। तो राइटिंग्स होती हैं उससे डिफ्यूजनिज्म होती हैं। तो ट्रैवलर्स कैंडिडेट ऑफ कलेक्शन की मेथड भी है, राइटिंग से होती है डिफ्यूजनिज्म। फिजिकल माइग्रेशन से डिफ्यूजनिज्म होती हैं, ओके। तो क्रिटिसिज्म क्या है? तो इन्होंने क्या किया, तो माइग्रेशन के ऊपर इन्होंने फोकस किया कि माइग्रेशन होगी, माइग्रेशन, इन्होंने ओरिजिन कैसे हुआ उसके ऊपर फोकस नहीं किया। तो जी स्मिथ की बात करें, तो जी स्मिथ भी ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इसने भी कहा कि हायर कल्चर वहाँ पे ही की शुरुआत हुई है। डब्ल्यू जे पैरे ने कहा कि जो मेगालिथ कल्चर है, पैरे ने कहा वो इजिप्ट से में शुरुआत हुई थी, फिर वहाँ से वो ये हाइपर डिफिशियंस थे, ठीक है। तो जो स्मिथ जो थे, इन्होंने कहा कि कल्चर जो है, मैन जो होता है, जैसे साइकिल यूनिटी ऑफ मैन की बात करते हैं तो मैन जो है अनइन्वेंटिव होता है। तो कुछ लोग ही इन्वेंटिव होते हैं, बाकी जो है कल्चर जो है वो इंडिपेंडेंटली बड़ा ही कम है कि वो रोज करेगा, क्योंकि कल्चर जो है कुछ कंडीशंस में, सर्कमस्टांसेस में ही रोज करता है, फिर वहां से वो कल्चर जो है वो कॉपी करते हैं बाकी लोग उसको। तो उन्होंने कॉपिंग की बात की डिफ्यूजनिज्म में, चाहे वो डब्ल्यू ई स्मिथ हो, चाहे वो पैरे हो, इन्होंने मेगालिथ कल्चर की बात की, जी स्मिथ हो। उसके बाद हम जर्मन के स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिस्ट की बात करते हैं। तो जर्मन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि कल्चर जो है वो डिफरेंट रीजन्स में ओरिजिन हुआ है, फिर वहां से वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है, सिर्फ जर्मनी ही नहीं है सोर्स ऑफ कल्चर। तो इनका जो स्कूल था वो कल्चर क्रीज स्कूल था, कल्चर सर्कल स्कूल था और कल्चर डिस्टिंक्ट स्कूल था। तो कल्चर क्रीज स्कूल था, कल्चर सर्कल स्कूल था और कल्चर डिस्टिंक्ट स्कूल था। तो कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ डिफिजनिज्म की बात करी हमने। तो कल्चर क्रीज स्कूल की बात हम करते हैं, तो कल्चर सर्कल की बात की कि कल्चर ट्रेड्स जो है वो सर्कल, उसका सर्कल बन जाता है। तो सर्कल से फिर वो क्या होता है, कल्चर सर्कल का नाम दिया। तो उसके बाद फिर वो क्या किया, फिर वहां से वो स्प्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे कैथोलिक क्लर्जी के लोग थे, है ना, तो चर्च के फॉलोअर्स थे। तो ये क्या करते थे, ये बेसिकली जो बुक ऑफ जेनेसिस थी, है ना,
तो इन्होंने क्या करा, जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो कल्चर एवोल्यूशन है उसको ये उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बुक ऑफ जेनेसिस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो स्किमिड जो थे, स्किमिड हो गए, ग्रैबनर हो गए, ठीक है। तो इन्होंने रिलीजन्स की बात की। तो अब बेसिकली हम बात करते हैं कल्चर सर्कल की बात हम करते हैं, है ना। कल्चर इस सर्कल की बात की, मेगालिथ कल्चर की बात की। तो जो है जो डिफिजनिस्ट थे, तो इन्होंने कहा कि जो ग्रैबनर थे, इन्होंने कल्चर सर्कल की बात की। कल्चर सर्कल है तो कि एक जैसे एक हिस्टोरिकल टाइम में सिमिलर ट्रेड वाला कल्चर जो है वो ओरिजिन होता है, फिर उसके बाद वो डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। वहां से एक एवोल्यूशन हुई, फिर उसके बाद डिफ्यूजन हुई, ठीक है। तो उसके बाद तो अब जो है फ्रिट्ज ग्रैबनर, तो राटजेल ने कहा कि जो मैन जो होता है वो जो ग्रैबनर है उन्होंने कल्चर सर्कल की बात कर दी, और जो ग्रैबनर ने, और राटजेल ने बात करी, उसने कहा कि मैन जो होता है इन्वेंटिव नहीं होता है। मैन जो है फ्रेडरिक जो है फ्रेडरिक राटजेल ने ये कहा कि जो मैन के सर्टन प्रिंसिपल्स दिए। मैन बेसिकली इन्वेंटिव नहीं होता है, इन्वेंटर नहीं होता है, वो इमिटेटर होता है। ओके। तो अब ट्रांसपोर्टेशन होती है कल्चर कंटेक्स्ट की, कल्चर का एक जगह से दूसरी जगह में जाना होता है कल्चर का, तो वहां पे जाके वो स्प्रेड हो जाता है। तो ये कहा, ग्रैबलर ने कल्चर सर्कल की बात की, राटजेल ने बात की कि वो इमेजिनेटिव, वो अनइन्वेंटिव होता है, वो इमिटेटर होता है। ओके। तो तो अब बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं इन्होंने। तो अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफिशनिज्म की बात की, इन्होंने कल्चर सेंटर की बात की, कल्चर एरिया की बात की, कल्चर मार्जिन की बात की। कल्चर सेंटर होता है जहाँ पे कल्चरल ट्रेड मैक्सिमम होते हैं। कल्चर एरिया जहाँ पे कल्चरल ट्रेड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ये बाउंड्री होती है कल्चर सेंटर की। कल्चर मार्जिन, तो कल्चर एरिया स्कूल भी हम कहते हैं। तो अमेरिकन स्कूल ऑफ ये क्लार्क विस्लर थे, फ्रांस बॉस थे, और ए एल क्रोबर थे। तो अमेरिकन स्कूल ऑफ कल्चर एरिया कल्चर, तो ये कोर होता है, कल्चर सेंटर क्या होता है, कोर होता है कल्चर का। तो यहाँ पे कल्चर एरिया जो है, हम पॉलिटिकल कल्चर की बात, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात करें, रिलीजियस एक्टिविटीज़ की बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, सोशल एक्टिविटीज़ की बात करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये कल्चर को कंप्राइज करती हैं, कल्चर को कंप्राइज करती हैं। तो हम उसके बाद कल्चर मार्जिन को देखा इन्होंने, कल्चर मार्जिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कल्चर रीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो हम देखते हैं कि कल्चर एरिया है, कल्चर मार्जिन है, कल्चर हमने देखो, हम वीडियोस में कम से कम हमें लगता है कि 2 घंटे की एक वीडियोस में हम का कंपैरिजन जो कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का, वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक और जो है हमें वीडियो बनानी पड़ेगी जिसके ज़रिए हम एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को हम कवर करने में कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही हम एक और हमें जो है वो लेक्चर्स डिवोट करना पड़ेगा। एक मैंने आपको जो पुरानी वीडियोस रेफर करेंगे उसमें मैंने फॉसिल्स की मैंने हर एक वीडियो के ऊपर मैंने एक एक फॉसिल्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, कहाँ से उनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस हमने पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है उनका, स्केलेटन रिमेन्स का, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डायग्राम्स मैंने आपको बताया कि डायग्राम्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, स्केलेटन के डायग्राम, स्कल के डायग्राम बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर भी हम करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, और उसको हम डिफरेंट टॉपिक्स को हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, किसमें क्या है, किसने क्या बात कही है, किसने क्या बात नहीं कही है। ओके। तो कल्चर सेंटर है, कल्चर मार्जिन है, और कल्चर एरिया। कल्चर सेंटर इज बेसिकली द कोर, यहाँ ये कोर है। और कल्चर एरिया ये वाला एरिया है कि यहाँ पे कल्चर के आपको क्या मिलेंगे, आपको जो है वो ट्रेड्स मिलेंगे कल्चर के। तो यहाँ पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा कल्चर ट्रेड्स का। कल्चर मार्जिन हो गया कि पेरिफेरल एरिया, दिस इज द पेरिफेरल एरिया, यहाँ पे मिनिमम कल्चरल ट्रेड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो हम बात करते हैं डिफरेंट, है ना। तो अलग अलग क्लार्क विस्लर हो गए, फ्रांस बॉस हो गए, है ना। तो इन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफिजनिज्म से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने कल्चर एरिया का कॉन्सेप्ट दे दिया, कल्चर सेंटर का कॉन्सेप्ट दे दिया, कल्चर मार्जिन का कॉन्सेप्ट दे दिया।
उसके बाद जो ब्रिटिश के थे डब्ल्यू जी प्यारे, है ना, WHR रिवर्स थे, ठीक है, स्मिथ थे, है ना, तो रिवर्स थे, स्मिथ थे, तो पैरे थे, तो मेन प्रोपोनेंट्स थे ये। रिवर्स हो गया, स्मिथ हो गया, तो पैरे ने कहा कि मेगालिथ कल्चर की शुरुआत इजिप्ट में हुई है। स्मिथ ने भी कहा कि कल्चर की शुरुआत इजिप्ट में हुई है। रिवर्स ने भी कहा कि कल इजिप्ट जो है वो कल्चर क्रेडल है वर्ल्ड का। ओके, तो तीनों ने एक ही बात कही। तो जर्मन ने कहा कि वहाँ के जो कैथोलिक कलर से वो बिलोंग करते थे, तो फ्रिट्ज ग्रैबनर की बात अगर हम करें, तो इन्होंने कहा कि कल्चर सर्कल का कॉन्सेप्ट दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब फ्रेडरिक राडजल ने कहा कि मैन जो है वो अनइमेजिनेटिव होता है, इमिडिएटर होता है, ठीक है, तो डिफ्यूजन होता है कल्चर का, इसने भी वही बात कही, ठीक है। तो कैथोलिक कलर्जी के लोग थे, इन्होंने बुक ऑफ जेनेसिस के साथ जो रिकॉन्साइल है, जो अटेम्प्टेड करने की कोशिश की, रिकॉन्साइल करने की कोशिश की एंथ्रोपोलॉजिकल प्री हिस्ट्री को कल्चरल एवोल्यूशनिज्म के साथ इन्होंने रिकॉन्साइल करने की कोशिश की। ओके, तो मेगालिथ कल्चर का शुरुआत जो है वो पूरे वर्ल्ड में हुई इजिप्ट से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैन जो होता है अनइन्वेंटिव होता है ना, तो कल्चर जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, तो कल्चर अरोज होता है एक सर्टन कंडीशन में, सर्कमस्टांसेस में। ओके, तो तो डिफ्यूजनिज्म के बारे में बताया इन्होंने। WHR रिवर्स ने एक कैम्ब्रिज की एग्जीबिशन की थी टॉरस स्ट्रेट में, तो बुक लिखी था हिस्ट्री ऑफ मेलानेशियन सोसाइटी। तो इन्होंने पहले ये थे, इन्होंने एवोल्यूशनिज्म के खिलाफ बोला, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी होती है कुछ लोगों के पास, फिर वो इम्पोज करते हैं कस्टम्स लार्ज ऑटो सिंथेसिस पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो हमने कैनोई की एग्जांपल दे दी मेलानेशियन आइलैंडर्स में, हमने जो ऑस्ट्रेलियन बुरियल प्रैक्टिसेस की हमने एग्जांपल दे दी। ओके, तो हमने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अमेरिकन स्कूल ऑफ जो ये करते क्या थे, पहले जो थे उन्होंने कंपैरेटिव मेथड का इस्तेमाल किया, दूसरे जो थे इन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने एथनोग्राफिक स्टडी की। उसके बाद जो तीसरे थे हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, उन्होंने डिस्टेंटरी फील्ड हैंड डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद ये आगे जो अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म थे, इन्होंने इथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो कैरी आउट की, सोसाइटीज को स्टडी किया, ठीक है, इथनोग्राफिक कलेक्शंस की, ठीक है। तो फ्रांस बोआस ने पर्टिकुलरिज्म कल्चरल रिलेटिविज्म के साथ काम किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हर कल्चर जो है वो इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ है ना, यूनिकली डेवलप हुआ है, ज्योग्राफी के बेस पे, क्लाइमेट के बेस पे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आयल क्रॉबर जो था वो स्टूडेंट था फ्रांस बॉस का। क्लार्क विस्लर जो थे, अचीवमेंट्स क्या थी डिफ्यूजनिज्म की, इन्होंने एवोल्यूशनिज्म के खिलाफ बोला, इन्होंने कहा कि कल्चर का स्प्रेड होता है पूरे वर्ल्ड में, डिफ्यूजनिज्म को एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इथनोग्राफिक रिसर्च को कैरी आउट किया, इन्होंने कल्चर एरिया के कॉन्सेप्ट को दिया, कल्चर सर्कल के कॉन्सेप्ट को दिया, कल्चर मार्जिन के कॉन्सेप्ट को दिया। कल्चर एरिया, एज एरिया, हेनरी मॉर्गन। ओके, तो इनको हमने स्टडी कर दिया, हमने स्टडी देखा, हमने क्या है क्या नहीं है, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की बात की, डिफ्यूजनिज्म की बात की, तो अलग अलग इन्होंने अकम्पलिशमेंट्स थी, बहुत ज़्यादा थी अकम्पलिशमेंट्स। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली जो थे क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म और डिफ्यूजनिज्म में फ़र्क क्या था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि, तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म ने कहा कि कल इनोवेशन की बात की, साइकिल यूनिटी ऑफ मैन की बात की, डिफ्यूजनिज्म ने सेकंड यूनिटी ऑफ मैन की बात नहीं की। डिफ्यूजनिज्म ने कल्चर का स्प्रेड के बारे में बताया,
जो एवोल्यूशनिज्म थे उन्होंने कहा कि मैन जो है इन्वेंटिव होता है ना। तो उन्होंने ये डिफिजनिज्म कहीं ना कहीं हम जब डिफिजनिज्म की बात करते हैं तो मटेरियल कल्चर के डिफिजनिज्म की बात करते हैं। एवोल्यूशनिज्म जो कहीं ना कहीं कहता है ये जो कल्चर को क्वालिटेटिवली जो है रिलीजन की तरफ में, सोसाइटी की तरफ में, कल्चर की तरफ में सोसाइटी को स्टैंड कंडीशन करने की कोशिश करता है। तो ये मटेरियल डिफिजनिज्म क्या है, मटेरियल कल्चर के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो अब जो बेसिकली इन इनोवेशंस जो है इंडिपेंडेंटली अकर हुई हैं। ओके, तो डिफ्यूजनिज्म है जो बेसिकली डिफ्यूजनिस्ट ने एम्पिरिकल डेटा को ध्यान में रख के काम किया, एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट किया। वेयर एज जो इवोल्यूशनिस्ट थे वो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते थे, वो कंपैरेटिव मेथड डेटा कलेक्ट करते थे, वो कंपैरेटिव मेथड को अडॉप्ट करते थे, वो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते थे। और एवोल्यूशनिज्म ने क्या किया, इसने इनकी जो स्टडी थी वो बेस थी स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल डेटा के ऊपर जो थी। ओके, तो इनोवेशन की थ्योरी की बात की, ग्रैंड थ्योरीज की बात की, डिफ्यूजनिज्म ने अलग पर्सपेक्टिव में बात की, है ना। तो सेकेंडरी डेटा के ऊपर बेस था। तो ये स्पेकुलेटिव थ्योरी थी, स्पेकुलेशंस थी एक किस्म की, स्पेकुलेशन करना था। जो डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी थी वो क्या थी, बेसिकली स्पेकुलेटिव थ्योरीज थी। तो क्या होता है स्पेकुलेटिव? स्पेकुलेटिव का मतलब होता है कि स्पेकुलेट करना। ठीक है, तो गेस के ऊपर क्या होता है, स्पेकुलेटिव का मतलब होता है कि नॉलेज के ऊपर बेस नहीं थी, वो गेस के ऊपर बेस थी। तो डिफ्यूजनिज्म की जो थ्योरी थी वो स्पेकुलेटिव थी, और जो एवोल्यूशनिज्म की थ्योरी थी वो स्पेकुलेटिव थ्योरी नहीं थी। तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, न्यू एवोल्यूशनिज्म की बात अगर हम करते हैं और हम बात करते हैं ये डिफ्यूजनिज्म की, है ना, तो हमें पता चलता है कि ये थ्योरीज जो थी अपने अपने काम में लगी थी, अपना अपना तरीके से इन्होंने डेवलप किया, बुक इन्होंने नॉलेज बिल्ड की, कंपैरेटिव मेथड्स को अडॉप्ट किया, एम्पिरिकल फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन के ऊपर बेस थी। जो एवोल्यूशनिज्म थी वो सेकेंडरी डेटा के ऊपर बेस थी। पर्टिकुलरिज्म जो थी वो बेसिकली प्राइमरी डेटा के ऊपर बेस थी। जो डिफ्यूजनिस्ट थी वो बेसिकली क्या थी, वो स्पेकुलेटिव थी। ओके, और इनका मानना था कि जो लोग होते हैं वो इनोवेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली होती है। तो डिफ्यूजन जो है उसका लिटिल इफेक्ट होता है कल्चरल डेवलपमेंट के साथ। ओके, तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म और न्यू एवोल्यूशनिज्म में काफ़ी ज़्यादा अंतर हमने देखने को मिला, है ना। कोई कल्चर की स्टडी करते हैं लेकिन दोनों की अप्रोचेस अलग अलग थी, दोनों को जो थ्योरी जो थी वो अलग अलग दी थी। तो लेकिन डिफ्यूजनिज्म को बाद में चैलेंज किया गया फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट्स के द्वारा, या फिर जो रेडक्लिफ वगैरह रेडक्लिफ के द्वारा, या फिर मेलिनोस्की के द्वारा इसको चैलेंज किया गया। ठीक है, तो जो बेसिकली जो एक्सट्रीम डिफ्यूजनिज्म की बात करते हैं, हेलियोसेंट्रिज्म की बात करते हैं, वो रेसिस्ट है, वो रेसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। कहीं ना कहीं डिफ्यूजनिस्ट ये कहते हैं, डिफ्यूजनिज्म के बारे में ये बोला गया है। तो ये क्योंकि वो एक्सट्रीम कहते हैं कि जितने ही इन्वेंटिव लोग होते हैं वहाँ के, वो बाकी सारे लोग जो हैं अनइन्वेंटिव होते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये रेसिस्ट को भी बढ़ावा देता है, रेसिस्ट आइडिया को ये बढ़ावा देता है। ठीक है,
तो स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म है वो कैसे मर्ज हुआ? वो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की फेलियर से मर्ज हुआ। तो फ्रांस बॉस कौन थे? हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की बात की, ए एल क्रोबर की हमने बात की, तो सबके आइडियाज को हमने डिस्कस कर दिया, क्या क्या दिया, क्या क्या बुक्स लिखी, है ना? सोशल एवोल्यूशनिज्म, सोशल एवोल्यूशन एवोल्यूशन एंड कल्चर, सोशल एवोल्यूशनिज्म, है ना? द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, है ना? तो इन चीजों को, तो ए एल क्रोबर है, वो क्या था? फ्रांस बॉस, ए एल ग्रोबर ने बात की, क्लार्क वाइसलर की बात की, है ना? कल्चरल एरिया की बात की, एज एरिया की बात की, ठीक है? तो क्रिटिसिज्म को हमने चैलेंज किया, फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट जो था उसको चैलेंज किया, डिफ्यूजनिज्म एवोल्यूशनिज्म को हमने कंपैरिजन भी किया, ठीक है? और हम देखिए, अगर हम फंक्शनलिज्म और जो बात करें मैलिनोस्की की, तो दोनों ने सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया कि फंक्शंस होती हैं, नीड्स को सोसाइटी की होती हैं, इंडिविजुअल की जो नीड्स होती हैं उसको एड्रेस किया मेलिनोस्की ने। रेडक्लिफ ब्राउन ने एड्रेस किया जो फंक्शंस होते हैं, जो कल्चर होता है वो आता है, वो नीड्स को सेटिस्फाई करता है सोसाइटी की। तो प्राइमरी नीड्स, इंस्ट्रूमेंटल नीड्स, तो है ना? तो इन चीज़ों के ऊपर बात की, डिफरेंट नीड्स की बात की, ठीक है? तो ये बताया कि इंडिविजुअल्स की नीड्स को फुलफिल करता है, ठीक है? कल्चर सेटिस्फाई करता है नीड्स को। तो बेसिक नीड्स होते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल नीड्स होती हैं, फिर वह ड्राइव नीड्स होती हैं, और उसका इंटीग्रेटिव नीड्स होती हैं। तो ये नीड्स जो हैं, जो क्या होता है कि प्राइमरी नीड्स को सेटिस्फाई करता है कल्चर इंस्टीट्यूशंस, मैरिज हो गया, जो फैमिली हो गई, किनशिप हो गई, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है। इंस्ट्रूमेंटल नीड्स हो गए जो कि हमारी ड्राइव्ड नीड्स होती हैं ना, वो नीड्स को फुलफिल करता है, जैसे इकोनॉमिक नीड्स होगी, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल इंस्टीट्यूशन जो है, तो ये हेल्प करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल नीड्स क्या करते हैं? ड्राइव्ड नीड्स होते हैं, और ये हेल्प करते हैं प्राइमरी नीड्स को अचीव करने में। ये प्राइमरी नीड्स अचीव कराती हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल नीड्स जो है वो ये हेल्प करते हैं प्राइमरी नीड्स को अचीव कराने में, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड नीड्स क्या होती हैं? कुछ ऐसी तो कि जो सोसाइटी को हेल्प करते हैं, रिलीजन हो गया, मैजिक हो गया, आर्ट हो गया, मॉरल्स हो गया, वैल्यूज हो गया, तो ये क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। रिलीजन सोसाइटी को इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेटिव नीड्स, है ना? नॉलेज इंटीग्रेट करता है, मैजिक इंटीग्रेट करता है, मॉरल्स इंटीग्रेट, वैल्यूज इंटीग्रेट करती हैं। इंस्ट्रूमेंटल नीड्स होगी जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एजुकेशनल हो गया, तो ये हमारी प्रिमिटिव नीड्स को हेल्प अचीव करने में हेल्प करती हैं। प्राइमरी नीड्स, इंस्ट्रूमेंटल नीड्स और डिराइव्ड नीड्स। तो फंक्शनलिज्म को एक्सप्लेन किया। तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर बुक लिखी थी किसने? मैलिनोस्की ने। तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर मैलिनोस्की ने बुक लिखी थी, ठीक है? तो इन्होंने ट्रोबरियन आइलैंडर्स की स्टडी की। तो इसने ट्रोबरियन आइलैंडर्स में जो कल्चर जो बताया, कल्चर वहाँ पे है कुला रिंग का, तो क्या होता है कि वहाँ पे उनकी रिलीजियस लाइफ को, पॉलिटिकल लाइफ को, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लाइफ को, रिचुअल्स को, ठीक है? तो वो दर्शाता है, जो कुला रिंग है। ट्रोबरियन आइलैंडर्स में स्टडी किया मैलिनोस्की ने, तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज बुक लिखी। तो फंक्शनलिज्म की बात करें, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म ने फील्ड वर्क किया, फंक्शनलिज्म ने फील्ड वर्क कैरी आउट किया। तो मैलिनोस्की ने बुक लिखी आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है? इन्होंने एमिक और एटिक अप्रोच दी। एमिक अप्रोच होती है कि हम लोकल के पर्सपेक्टिव्स को, सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो मैलिनोस्की ने कहा था कि सोसाइटल कॉन्सेप्ट को नहीं समझना है, ओके? तो कि क्रिटिसिज्म की बात करें, तो अब जो स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट्स है, जो स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट होता है इंस्टीट्यूशन का, स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसको एड्रेस नहीं किया, सिर्फ नीड्स को फुलफिल किया, नीड्स के ऊपर बात की, स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात नहीं की, इकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर बात नहीं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर बात नहीं की, ठीक है? तो अब देखा जाए, मेलिनोस्की जो था वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर, फील्ड वर्क को फोकस किया, डीप इन्वॉल्वमेंट की बात की,
ठीक है। तो अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात अगर हम करें, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की अगर हम बात करें, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दिया था रेडिकली ब्राउन ने। इन्होंने कहा कि हमने इंडिविजुअल्स की सोसाइटी नहीं, हमने जो सोसाइटी की नीड्स है उसको फुलफिल करता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो थ्योरी जो है वो पहले नीड्स के ऊपर बेस्ड थी, ये कहता है कि सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड थी थ्योरी। तो कल्चर का, अब कल्चर का काम क्या है, सोशल स्ट्रक्चर को कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो उसने बताया। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पहले जो थे, कल्चर का काम क्या था, इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर फोकस करता है, सोसाइटी नीड्स के ऊपर फोकस नहीं करता है। तो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हमारे कल्चर को क्या करता है, जो है जो ये एवोल्यूशनिज्म और डिफ्यूजनिज्म के खिलाफ था इनका। तो सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड थी वो कैसे कल्चर को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। तो हम सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर ठीक है, तो हमने जब फंक्शंस को एनालाइज करना है, तो हमने स्ट्रक्चर के बेस पे एनालाइज करना है। तो स्ट्रक्चर क्या है, वो वो क्या किसको ऊपर इम्पैक्ट करता है, कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो ये ठीक है। तो बैलेनोस्की जो है बायोलॉजिकल नीड्स के ऊपर, ये सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर फॉलो करता है कि हमारे किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कल्चर को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। तो जैसे ऑर्गेनाइज्ड ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ मेलानेशियन सोसाइटी बुक लिखी थी पहले। उसके बाद सोशल रेवोल्यूशन एंड कल्चर, सोशल रेवोल्यूशन के ऊपर बुक लिखी थी, सोशल एवोल्यूशन के ऊपर, सोशल एवोल्यूशन एंड कल्चर के ऊपर बुक लिखी थी। उसके बाद ये आए रेडिकली ब्राउन आए, तो इन्होंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटीज के ऊपर बुक लिखी रेडिकली ब्राउन ने। तो कि किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं, लोगों के बीच में रिलेशन होता है, क्या बात करते हैं। ठीक है। तो अब ये जो सोशल स्ट्रक्चर है क्या करता है, इसके अंदर जो रूल्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बाइंड करते हैं सोसाइटी को। ठीक है। तो जिस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट करते हैं रोल, तो वो एक यूनिट में यूनिट की तरह परफॉर्म करता है, वैसे सोशल स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, पूरा सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर सके, इसलिए उसके डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर होता है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, सोशल स्ट्रक्चर होता है। तो सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अपने रिलेशनशिप की बात करनी है। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सोशल इंस्टीट्यूशंस का जो होता है जनरल सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब द स्ट्रक्चर ऑफ ए फैमिली तो जो है चेंज हो जाता है बर्थ की वजह से, डेथ की वजह से। सोशल स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर होता है, एक होता है इंटरनल सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है। ये चेंज होता है सोशल स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम। ठीक है। जनरल सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये सोशल स्ट्रक्चर जो कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो काफी ये थोड़ा सा है थोड़ा सा ट्रिकी, बट इस आपको उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने की बहुत जरूरत है। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली अरेंजमेंट है लोगों का। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेसिकली एक्टिविटीज का अरेंजमेंट है। ठीक है। तो आपने ये देखा कि तो क्रिटिसिज्म का था एवोल्यूशनिज्म का, तो उसके लिए सोशल स्ट्रक्चर आया। फ्रेडरिक ब्राउन ने स्टडी की, ट्रोबनियन आइलैंडर्स की स्टडी की, इन्होंने मेलिनोस्की ने स्टडी की। फ्रेडरिक ब्राउन ने बुक लिखी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटीज बुक लिखी। तो किस तरह से स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स रोल प्ले करते हैं ताकि सोशल होल सिस्टम जो है वो प्रॉपरली जो है वो वर्क करे। जैसे स्ट्रक्चर को हमने स्टडी करना है, स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। ठीक है। तो सोशल स्ट्रक्चर ही कोर है सोसाइटी का। तो ठीक है। तो जैसे हमने अगर ड्रग अब्यूज को स्टडी करना है तो हमने उसका सोशल स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा, उसके दोस्तों के साथ कैसे रिलेशन है उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या करता है, हमारे कल्चर को इम्पैक्ट करता है। हमारे सोशल स्ट्रक्चर ही हमारे क्या करता है, हमारा हमें जो है लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करता है। ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर, एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर होता है कोई जनरल सोशल स्ट्रक्चर। एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर है एक्चुअल में रिलेशन क्या है लोगों का एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो अब नए मेंबर्स आते जाते हैं बर्थ के साथ, इमिग्रेशन के साथ, दूसरे चले जाते हैं डेथ्स के साथ, मैरिजेस होती हैं, डिवोर्सेस होते हैं। जनरल सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, है ना, तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वो फॉर्म करते हैं जनरल सोशल स्ट्रक्चर। तो रेडिकली ब्राउन ने बुक लिखी, उसमें सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, है ना, कल्चर कैसे नीड्स ऑफ सोसाइटी को मीट करती है। ठीक है। तो इसका सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से हमारा जो बहुत जरूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ सकें, हम कल्चर हम कैसा क्यों है, सोशल स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम कल्चर को समझ पाएंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कस्टम्स के ऊपर समझ पाएंगे। ठीक है।
तो अब कस्टम्स क्या है, इनको प्रिजर्व करके रखते हैं, कस्टम्स इनको प्रिजर्व कर रखते हैं। तो कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर के बीच के रिलेशन को स्टडी कर रहा है। प्रिमिटिव सोसाइटीज को, इसने स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शंस को स्टडी किया। तो हमने जब स्टडी करते हैं ड्रग अब्यूज की को, तो उसमें हम देखते हैं उसका सोशल उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम देखते हैं, उसका सोशल सर्कल कैसा होगा वो देखते हैं, है ना। पेरेंट्स के साथ उसकी जो ग्रूम की है, उसके कैसे की है, वो उसको हम स्टडी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके हम स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को हम सेंटर में रखते हैं गाइस। ओके गाइस, तो हमने मेथोडोलॉजी की बात करी, है ना। तो क्रिटिसिज्म भी आया सोशल स्ट्रक्चर का, काफी ज्यादा अकॉम्प्लिशमेंट्स थी इसकी, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी, ट्रॉमा अंडमान आइलैंडर्स के ऊपर इसने काम किया था, रेडिकली ब्राउन ने, ठीक है। तो अब सोशल स्ट्रक्चर जो है, रेडिकली ब्राउन का सोशल स्ट्रक्चर क्या है कि लोग जो है, एक अरेंजमेंट होता है लोगों का क्लासेस होती हैं, और एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ग्रुप का, सोशल ग्रुप्स होते हैं, है ना। तो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, तो इंटरेक्शन होती है। तो सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, फैमिली है तो उसके बीच में इंटरेक्शन होगी, तो क्लैन है, ट्राइब है, किनशिप है, मोइटीज है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सोशल स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो ये यूनिटी में रह रहे हैं, ग्रुप में रह रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स है सोशल स्ट्रक्चर के, लैन है, फैमिली है, क्लैन है, फैमिली है, हॉडी है, ट्राइब है, किनशिप सिस्टम है, मोइटीज है। ये सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सोशल स्ट्रक्चर के। तो सोशल स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन किया है, ठीक है, कितनी कैसी सोशल रिलेशनशिप है। तो उस तरह में इसने इस कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। जैसे हमने ड्रग्स अब्यूज को स्टडी करना है, तो उसमें हमने उसका सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सोशल रिलेशनशिप को हम सोशल इंस्टीट्यूशंस में की तरह में डिफाइन करेंगे कि फैमिली किस तरह की होती है, मैरिजेस किस तरह की होती हैं। तो हम सोशल स्ट्रक्चर को अच्छे से हम डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो हम सोसाइटी की बात करके, हम सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करके, उसकी नीड्स को फुलफिल करता है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, सिस्टम को बनाते हैं, सिस्टम को देखते हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, अरेंजमेंट जो होता है लोगों का, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है नीड्स, सोसाइटी को फुलफिल कर, नीड्स की सोसाइटी जो होती है उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को, हमारे इंडिविजुअल जुवेलरिटी को हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। तो हमने देखा स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म क्या है। तो सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करता है, नीड्स की। हम सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह में हमको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सोशल इंस्टीट्यूशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह का रिलेशन है, क्या वो करते हैं, क्या वो खाते हैं, कैसे वो इंटरेक्शन करते हैं, क्लैन है, ग्रुप्स है, मोइटी है, किनशिप सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये कैसे टाइम एंड स्पेस के साथ ये कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन स्टडी किया, इसने सोशल स्ट्रक्चर को अलग से डिफाइन किया, ठीक है। तो रेडक्लिफ ब्राउन की जो बुक थी स्ट्रक्चरल फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी, इसने स्ट्रक्चर को और फंक्शनलिज्म को यूनाइट किया। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं इसको। स्ट्रक्चरलिज्म की क्या जरूरत है, नीड की हमने फंक्शनलिज्म को हमने बताया, ठीक है। तो फंक्शंस को भी बताया, ठीक है। तो गाइस ये था। तो अगले वीडियो में हमने जो बची हुई है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, ठीक है, लेवी स्ट्रॉस की है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल को थॉट ऑफ हम डिस्कस करेंगे अच्छे से अगली वीडियो में। कल्चर मटेरियलिज्म को डिस्कस करेंगे, सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटेटिव थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम इन चीजों को जब पढ़ते हैं, कॉग्निटिव थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म को डिस्कस करेंगे। तो अगले हम 1-2 घंटे और लग जाएंगे। हम बेसिकली हम थ्योरीज को ओवरव्यू कर रहे हैं, इसका क्रिस्प जो है उसकी समरी हम लिख रहे हैं, समरी हम पढ़ रहे हैं। तो क्या इसकी रेलिवेंस है कि आप जितना ज्यादा इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होएगी, क्लैरिटी होएगी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होएगी, आपके पास कंटेंट होएगा, तो आप इनको कोर कर सकेंगे अपने आंसर राइटिंग में, क्वेश्चंस की डिमांड को देखते हुए। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस।